बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज का मौजू बहुत अहम मौजू है। आज का मौजू ईरान की 44वीं जो इस्लामी सालगिरह है निज़ाम की, उस हवाले से मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। आपको इल्म है कि पाकिस्तान और ईरान जो हैं दो अहम ममालिक हैं इस खित्ते के। ईरान की जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो काफ़ी तवील है और वो अपनी इस तारीख़ पर फ़ख्र भी करते हैं। अखमेनाइट एम्पायर जो थी उसकी बड़ी कामयाबी थी और यहाँ तक कि वो जेरूशलम तक जा पहुँचे थे। और फिर ईरान के पाकिस्तान के इस खित्ते के साथ बहुत तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं। यज़दजर्द जो आखिरी ईरान का बादशाह था, उसकी ज़ोजा भी पाकिस्तान के सिंध के इलाके से थी। और एक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से कि अगर ईरान की सिक्योरिटी को कुछ होता है तो पाकिस्तान के ऊपर उसका डोमिनो इफेक्ट आएगा, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अगर कुछ होता है तो ईरान के अंदर भी स्टेबिलिटी पैदा होगी। लेकिन ईरान के अंदर एक अलटुगेदर मुख्तलिफ निज़ाम है। उस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। उस निज़ाम ने किस तरह सर्वाइव किया, इंटरनेशनल प्रेशर को किस तरह सस्टेन किया, और पाकिस्तान जैसे जो मिडिल रेंज पावर हैं या पैरिफेरल नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको क्या सबक हासिल होता है। इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में इंतहाई अहम शख्सियत को मदऊ किया, उनसे टाइम लिया है। आप उनको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के ऊपर देखते हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ है ईरानियन अफेयर्स के ऊपर। वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर कंदील अब्बास। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये ईरान की आज 44वीं सालगिरह है। इस हवाले से जो ईरानी निज़ाम है, दुनिया उसको अब तक नहीं समझ पाई चूँकि एक मुश्किल निज़ाम हमें नज़र आता है। और फिर हमें यह भी नज़र आता है कि जिस तरह से चाइना का निज़ाम है उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, इसी तरह ईरानी निज़ाम के बारे में भी बातें होती हैं। तो कम से कम हमें बतलाइए कि ये जो निज़ाम है वो निज़ाम है क्या, और क्या फ़र्क है जो इस्लामी निज़ाम दुनिया के अंदर बहुत सारी रियासतें दावा कर रही हैं। सऊदी अरब के अंदर भी एक इस्लामी निज़ाम है, फिर तालिबान भी दावा कर रहे हैं, और ईरान के यहाँ भी इस्लामी निज़ाम है। तो इन निज़ामों में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े इम्पोर्टेंट मौजू पे आपने आज इस गुफ्तगू का एहतमाम किया है। देखिए, आमतौर पे हम ये क्लेम करते हैं कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, और गुज़श्ता मोर देन 1400 साल की हिस्ट्री से हम कहते आ रहे हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। तो जब ये क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली फिर हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि इस्लाम के अंदर एक कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम है, कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम है, कंप्लीट कल्चरल सिस्टम है, और फिर ये कहना पड़ता है कि इस्लाम कैन रिजॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो जब ये क्लेम करते हैं तो जो नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, यूजली वो एक क्वेश्चन करते हैं हमसे कि पिछले 1400 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया इस्लाम को आए हुए। तो वो हमसे सवाल ये करते हैं कि हमें कोई ऐसी मॉडर्न इस्लामिक स्टेट दिखा दें जिसको देखकर हम ये समझ सकें कि यस, दिस इज़ इस्लामिक स्टेट। तो अनफॉर्चुनेटली हमें जब ये सवाल आता है तो बहुत दफ़ा हमारे पास कोई ऐसा जवाब बन नहीं पाता कि जो हम उनके सामने पेश कर सकें। अगरचे हम तारीख़ की कई मिसालें उनके सामने रखते हैं, यानी मदीना स्टेट के बाद या इनिशियल जो पीरियड था इस्लाम का, उसके बाद जब हम आगे निकल आते हैं तो कोई इक्का दुक्का ऐसी मिसाल शायद मिल जाए, लेकिन इन जनरल हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसको हम एक एग्जाम्पलरी इस्लामिक स्टेट के तौर पर पेश कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कैपिटलिस्ट माइंड के लोगों से या सोशलिस्ट माइंड के लोगों से पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो वो ज़ाहिर है एग्जाम्पलरी स्टेट्स दिखा सकते हैं। अगरचे अब रशिया और सेंट्रल एशिया में जो एक सोशलिस्ट निज़ाम था वो नाकाम हो गया, लेकिन कुछ अर्सा उन्होंने काम किया, वो दिखाते हैं ये सिस्टम है हमारा। इसी तरह जब कैपिटलिस्ट या सेकुलरिस्ट जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनसे पूछते हैं तो पूरी यूरोपीय यूनियन दिखा देते हैं, वहाँ की तामीर और तरक्की दिखा देते हैं, और वो कहते हैं हम इतने आगे निकल चुके हैं। लेकिन अब इस तरह की हम क्या चीज़ दिखाएं उनको? तो यहाँ पे आके जब हम जैसे आपने इशारा किया कि तकरीबन तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में क्लेम हम ये करते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम के तहत हुकूमतें चला रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसी एग्जाम्पलरी स्टेट नहीं नज़र आती। इसकी जो इस वक्त वाहिद एक कामयाब मिसाल नज़र आती है वो ईरान की है।
क्योंकि तालिबान ने जब 90s में अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाई तो वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। अभी अगर बनाई है तो उसको भी अभी वो रिकग्निशन नहीं मिल सकी। सऊदी अरब के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड बातें होती हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और ख़ुद पाकिस्तान में भी देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि जो भी कानून इस्लाम यानी कुरान और सुन्नत के मुनाफी होगा वो नल एंड वाइड तस्वर किया जाएगा। यानी इस लिहाज से यहाँ पे भी हमने वो सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन अब जो ईरान की इसमें इम्पोर्टेंस बनती है वो ये है कि ईरान ने 1979 में आकर पहली दफ़ा ये क्लेम किया कि जो 1400 साल पहले का निज़ाम था, आज उस निज़ाम के तहत वो एक हुकूमत कायम कर रहे हैं जिसकी बेस वो वलायत फ़क़ीह के निज़ाम को बनाते हैं। और उस वलायत फ़क़ीह को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा बनाया और उसको ऐसा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना दिया है कि जिसके तहत अगरचे इब्तिदा में ये बात की जाती थी कि ये निज़ाम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा, शायद 1, 2, 3, 4 साल के बाद नाकाम हो जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, पुराना सिस्टम है और अब मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि चैलेंजेस ज़रूर आए हैं इस्लामी निज़ाम जो ईरान ने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन मोर देन 4 डेकेड्स से वो निज़ाम कामयाबी के साथ चल रहा है। जहाँ जहाँ उनको चैलेंजेस आए वहाँ पे उन्होंने उसको अमेंड किया, उसको एडिशन डिलीशन करते करते अब जिस लेवल पर वो ले आए हैं, एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल सिस्टम हमें नज़र आता है। यानी उसमें ऐसे लकूनाज नहीं है कि हम कहें कि वो शायद स्टेट को नहीं चला सके या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या फॉरेन पॉलिसी में या डिफेंस में कहीं नाकामी उन्हें हुई हो। चैलेंजेस बाकी दुनिया के मुल्कों को भी आते हैं, उनको भी आते हैं, लेकिन जो सिस्टम उन्होंने बनाया है वो है वलायत फ़क़ीह। और इस वलायत फ़क़ीह में देखें, आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये नज़र आता है कि शायद जो वली फ़क़ीह होता है, ईरान का सुप्रीम लीडर होता है, वो एक डिक्टेटर है। लेकिन आप ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ के देखें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सनैलिटी होता है वली फ़क़ीह। इसलिए कि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कौंसल है, उस कौंसल का नाम है काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसको मजलिस खबरेगान वो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। इसमें 88 मेंबर्स होते हैं और ये हाईली एजुकेटेड स्कॉलर्स होते हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लेकिन हाईली एजुकेटेड होते हैं। अब ये लोग कैंडिडेट बनते हैं जिस तरह एक नेशनल असम्बली के लिए या प्रोविंशियल असम्बली के लिए एक बंदा कैंडिडेट बनता है, इसीलिए इसी तरह काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट के लिए वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और आम लोग जाकर उनको वोट देते हैं। वो कैंडिडेट बनते हैं और उनका एक बाकायदा आवाम के ज़रिए इलेक्शंस होते हैं। अब इन इलेक्शंस में से जो जीत कर आते हैं, यानी पूरे मुल्क से 88 मेंबर्स, उनके ज़रिए ये कौंसिल तश्कील पाती है। जब ये कौंसिल बन जाती है 88 मेंबर्स की, तो इनकी 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इनकी कि ये सुप्रीम लीडर को इलेक्ट या सिलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट या सिलेक्ट करना इनका पूरा एक इसके लिए SOPs बने हुए हैं। उसके बाद जब वो सुप्रीम लीडर इलेक्ट या सिलेक्ट हो जाता है तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है 88 मेंबर्स की कि दे कीप देयर आइज ऑन द एक्टिविटीज ऑफ दैट सुप्रीम लीडर। यानी 88 लोग सुपरविजन करते हैं एक बंदे की कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक तो ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कहीं मुतसादिम ना हो और दूसरा इस्लाम से कहीं मुतसादिम ना हो। यानी ये सुपरविजन 88 स्कॉलर्स, हाईली एजुकेटेड स्कॉलर्स कर रहे होते हैं कि एक बंदा अपनी मनमानी ना कर सके और अपनी मर्जी ना चलाए और उस मर्जी चलाते हुए कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी या इस्लाम की किसी जगह पे खिलाफ वर्जी ना करे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इन केस वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी जगह पे सुप्रीम लीडर या वली फ़क़ीह इस्लाम या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई मुखालफत करता है या उसके अगेंस्ट कोई एक्ट होता है, तो इन 88 मेंबर्स को वो इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम लीडर को डिसमिस करके ओहदे से हटा सकते हैं और एक नए सुप्रीम लीडर का इलेक्शन कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली ये है कि यही जो सिस्टम है, आप अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाके देखें तो सेम यही सिस्टम नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे भी पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वो आम आवाम के डायरेक्ट वोट से बनता है, फिर इलेक्टोरल कॉलेज आता है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को वोट देता है। तो इसका जब कंपैरिजन करें तो एक सेम चीज़ नज़र आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो डिक्टेटर भी नहीं है, ना तो लाइफ टाइम उसको रखा जाता है, बल्कि उसके ऊपर सुपरविजन है और इन केस ऑफ एनी वायलेशन ही कैन बी डिसमिस्ड।
तो ये चीज़ें साबित करती हैं कि ईरान के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कंपैटिबिलिटी है बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इस्लामिक सिस्टम ऑफ ईरान। असल में ये बहुत बड़ा एक गलतफहमी पाई जाती है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है इस्लामिक सिस्टम और डेमोक्रेसी के अंदर। तो आपने बड़ी खूबसूरती से न फ़कत ये कि ईरान के निज़ाम की वजाहत की, बल्कि आपने बताया कि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है और वही सिस्टम चेक एंड बैलेंसेस का है जो अमेरिका का सिस्टम है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका 44 सालों से हम देख रहे हैं कि वो ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, और जो भी मुतबादिल निज़ाम आता है, चाहे वो सोवियत यूनियन की फार्म में हो, इस वक्त सोशलिस्ट चाइना की फार्म में हो, या 1980s में ईरानी एक निज़ाम जो पैराफिल नेशंस के अंदर आया, उससे लगता है कि अमेरिकन को एक चैलेंज फील हुआ नज़रियाती बुनियादों के ऊपर। तो ये अमेरिका की जो काविशें थी ईरान को आइसोलेट करने की, किस हद तक आप कामयाब देखते हैं और इन काविशों का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? जी देखिए, असल में 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त कोल्ड वार अपने पीक पे थी। सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आ चुका था और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया अंगेज हो चुकी थी सोवियत इन्वेजन के अगेंस्ट। और ये वो टाइम था जब ईस्ट एंड वेस्ट एक दफ़ा आमने सामने फिर आ गए थे और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी शायद ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इस पीक के पोजीशन में ईरान में जब रेवोल्यूशन आया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ की लीडरशिप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए जो स्लोगन दिया था वो था नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट, यानी उन्होंने कहा कि ना हम ईस्ट को मानते हैं ना वेस्ट को मानते हैं। ये वो नारा था कि जो कोल्ड वार के इस पीरियड में तकरीबन नामुमकिन नज़र आता था, क्योंकि इस कोल्ड वार के पीरियड में हर मुल्क को या तो ईस्ट के साथ अपने आप को वाबस्ता करना पड़ रहा था या वेस्ट के साथ वाबस्ता करना पड़ रहा था। और जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी वो नाम की तो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, लेकिन प्रैक्टिकली उसके मेंबर्स भी वेस्ट या ईस्ट के साथ अलाइंड थे। तो जब ईरान ने ये स्लोगन दिया तो उस वक्त भी यही बात की गई कि ये एक अजीब सा नारा है और ये इम्पॉसिबल है इस फॉरेन पॉलिसी के तहत ईरान सर्वाइव कर सके। और बल्कि ईरान के अंदर से बहुत सी ऐसी आवाज़ें उठी कि जनाब हमें दोनों में से किसी एक के साथ अलाइनमेंट करनी चाहिए, तब हम सर्वाइव कर सकेंगे। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी उसकी इंटरप्रिटेशन इमाम ख़ुमैनी ने जब की तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम भी इनमें से किसी एक के साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो हमारा जो तब्दीली हम लाएं इसको फिर रेवोल्यूशन नहीं कह सकेंगे। अगर रेवोल्यूशन है तो फिर हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है यानी स्टेटस को है उसके अगेंस्ट हमें जाना पड़ेगा। तो ये स्टेटस को के अगेंस्ट जब वो आए तो दोनों तरफ से इनको मुखालफत का सामना करना पड़ा, यानी रशिया की तरफ से भी उस वक्त और यानी सोवियत यूनियन था उस वक्त, और इस तरफ से अमेरिका और अमेरिकन लेड वेस्टर्न अलायंस जो था उसकी तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ा। और इसी मुखालफत की बुनियाद पर हमने देखा कि ईरान के ऊपर बहुत सी सेंक्शंस लगी, वो पॉलिटिकल सेंक्शंस भी थी, इकोनॉमिक सेंक्शंस भी थी, और इतना दबाव आया ईरान के ऊपर कि बज़ाहिर उन सेंक्शंस का मेन, जैसे आपने इशारा किया, असल टारगेट ये नज़र आता था कि ईरान को आइसोलेट कर दिया जाए और ईरान को दुनिया से, रीजन से काट दिया जाए ताकि फिर उसके बाद ईरान नाकाम हो जाए। लेकिन ईरान ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई पॉलिटिकल, ख़ासतौर पे डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, उसका नतीजा ये है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है मैं उसकी डिटेल में जाऊं, लेकिन नतीजा मैं ये बता सकता हूं कि सबसे पहले अमेरिका ये चाह रहा था कि पर्शियन गल्फ रीजन में या मिडिल ईस्ट में ईरान को आइसोलेट कर दिया जाए और इस तरह ग्रेजुअली पूरी दुनिया से ईरान को काट दिया जाए। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं तो ईरान ने अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ किया और उस सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हुए आज के दिन में हम देखते हैं कि ईरान की प्रेजेंस सीरिया के अंदर भी है, लेबनान के अंदर भी है, इराक के अंदर भी है, बहरीन में भी है, कतर के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, यानी पूरे रीजन में ईरान का बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन है। और जो अमेरिकन प्रेजेंस है उल्टा ईरान ने उसको चैलेंज किया हुआ है। और ख़ास तौर पे अब जब सोवियत यूनियन का ख़ात्मा हुआ और उसके बाद कोल्ड वार ख़त्म हुई तो फिर ईरान ने बराबरी की सतह पर रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस बनाए, चाइना के साथ भी रिलेशंस बनाए, लेकिन उसके साथ साथ जो अमेरिका की तरफ से ईरान को आइसोलेट करने की एक कोशिश थी वो हमें कामयाब होती नज़र नहीं आती।
इसलिए कि ईरान की जो ऑयल वेल्थ है या और बहुत सी ईरान के पास जो पोटेंशियल उनके पास है तरक्की के लिए, उसको दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। यानी इतनी बड़ी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में, एयरक्राफ्ट के शोबे में या इंडस्ट्री के शोबे में बहुत सी इंडिजिनस इतनी तरक्की की है कि उसकी डिपेंडेंस जो है बाकी मुल्कों के ऊपर बहुत कम हो गई। ड्रोन्स की मिसाल है। एग्जैक्टली अभी इस वक्त तो आप देखें ईरान अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे मुल्कों को दे रहा है और दूसरे मुल्कों के साथ वो शेयर कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली ईरान ना सिर्फ ये कि आइसोलेट नहीं वो कर सके, बल्कि इस वक्त ईरान की सॉफ्ट पावर की बेस पे प्रेजेंस है पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर। और बाज़ जगहों पे आप देखें कि मसलन सीरिया के अंदर वो अपनी हार्ड पावर भी लेके आए, लेबनान के अंदर अपनी हार्ड पावर भी लेके आए, यानी इजराइल को काउंटर करने के लिए। तो यानी सॉफ्ट और हार्ड पावर को जब मिला के हम कहते हैं स्मार्ट पावर का फ़ायदा उठाते हुए ईरान ने अमेरिका की जो कोशिश थी आइसोलेट करने की उसको काउंटर किया, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक वो काफ़ी सक्सेसफुल है। डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने बताया कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर की कम्बिनेशन करके एक स्मार्ट पावर के ज़रिए से ईरान ने अमेरिकन की जो काविशें थी आइसोलेट करने की उसको रद्द किया, उसे बेअसर किया। और आपने वजह फरमाया कि चाइनीज़ $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में देना, रशिया चाइना भी इस लाइन में खड़ा है कि उनको भी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी मिले। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ईरान ने इतने अरसे तक सरवाइव किया, अपने सिस्टम की जो सर्वाइवल है वो ईरान की इनफैक्ट कामयाबी भी है, लेकिन हम लगातार देखते हैं यलगार ईरान के अंदर से भी, ईरान के बाहर से भी, ईरानी इनकलाब के हवाले से। तो इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? वे फॉरवर्ड क्या है आपकी नज़र में? देखिए, आइडियल वे फॉरवर्ड तो ये था कि ईरान को रीजनल और इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है इसमें इसका हिस्सा बनाया जाता, ताकि ईरान रीजनल पीस और स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले कर सके। इसी चीज़ को लेकर बहुत से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनका अमेरिका पे ये दबाव रहा है कि ईरान को आइसोलेट करने या ख़त्म करने की बजाय अब हमें ईरान को एक हकीकत के तौर पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और इसी बेस पे जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जो न्यूक्लियर डील थी ईरान के साथ, वो भी की गई और उसको देखिए ओबामा के पीरियड में उसको साइन भी किया गया। और उसके बाद बड़ी उम्मीदें ये थी कि अब जो ईरान की वेस्ट के साथ राइवलरी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि ट्रंप ने आने के बाद उसको यूनिलेटरली उससे वो बाहर निकल गए और इस डील को ख़त्म कर दिया, जबकि ईरान इस पर कायम रहा और आज तक कायम है। अब उनके निकल जाने के बाद वो उम्मीदें जो थी कि ईरान को रीजनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी उसमें मेन स्ट्रीम में लाकर इसको आइसोलेशन से निकाला जाएगा, वो उम्मीदें तो अब ख़त्म हुई। अब ईरान ने अल्टरनेट के तौर पर लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया है और उन्होंने चाइना और रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना शुरू किया है। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान को तो $46 बिलियन का पैकेज आया था सी पैक के साथ, यानी मैक्सिमम $62 बिलियन तक जाएगा, लेकिन ईरान को पहली किस्त में ही $400 बिलियन का पैकेज चाइना ने दिया है। ये है रीजन में ईरान की इम्पोर्टेंस। और आप खुद सोचें कि वो कितना बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, और ये खुद अमेरिकन और वेस्टर्न जो सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर उसको काउंटर करने में ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि सिर्फ चाइना ने ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और जो अभी तक की न्यूज़ आ रही है तकरीबन इसी तरह का एक बड़ा पैकेज जो है उसके ऊपर ईरान की रशिया के साथ बातचीत भी चल रही है, और वो भी अगर पैकेज आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि ईरान की रिलायबिलिटी जो थी या डिपेंडेंस जो थी वेस्ट के ऊपर या अमेरिका के ऊपर वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरा फिर इंटरनेशनल सिनारियो में आप देखें कि ईस्ट की तरफ से जो अलाइनमेंट हुई है, न्यू एमरजेंस अलाइनमेंट जो है, इसमें चाइना, रशिया, उसमें ईरान और फिर बहुत सी और कंट्रीज़ भी इसमें आ रहे हैं। इन्होंने खुद जो वर्ल्ड सिस्टम इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया है, और उसमें ईरान का सर्वाइवल तो अब ये है कि बड़ा एक्टिव हो के वो एक नए अंदाज में सामने आ रहा है। अगरचे डोमेस्टिक लेवल पे ईरान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, लेकिन जो ईरान की फॉरेन पॉलिसी है और डिप्लोमेसी है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है। उसने ना सिर्फ ये कि रीजन के अंदर अपने पांव बहुत मजबूत किए हैं, बल्कि
जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी उसका लाइजोन बहुत अच्छा है। और फिर जो उसका इकोनॉमिकली उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया चाइना के साथ अटैच करके, और स्ट्रेटेजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया रशिया के साथ अटैच करके। यही दो मेन चीज़ें होती हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि ईरान, चाइना, रशिया अगर मिलकर आगे बढ़ेंगे, और पाकिस्तान में का भी इसमें काफ़ी हद तक रोल आगे आ रहा है, और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वेस्ट के साथ एक जो अदम एतमाद की फ़िज़ा पैदा हुई है, तो इस रीजन में मेरा ख्याल है बड़ा पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू आप कर रहे हैं। आपने आखिर में पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान का आपने खुद बता दिया कि वेस्ट से एक चैलेंजेस मीट कर रहा है पाकिस्तान, इस हवाले से कि अमेरिका की तरजीहात तब्दील हो गई हैं और वो चाइना को के साथ कंपटीशन के साथ साथ कंटेनमेंट की पॉलिसी को लिए खड़ा है, और आकस और क्वाड, और जिसमें इंडिया को एक प्राइमेसी या सेंट्रल पोजीशन मिली है। तो इस हवाले से ईरान ने जिस तरह सरवाइव किया है हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर के ज़रिए से इस सारे दलदल से बाहर आया, तो पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, पेरिफेरल नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको क्या सबक हासिल होता है ईरान की इस पूरे निज़ाम से और ईरान की उस फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटजी से, जिस तरह से वो इस इकोनॉमिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर से निकल कर एक इम्पॉर्टेंट रोल उसने हासिल किया इस रीजन के अंदर? देखिए, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पहले जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कहते थे, या आज हम कह लें तकरीबन पूरी इस्लामी दुनिया को इस बात की ज़रूरत है कि वो एक तरफ तो वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ ज़रूर ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंडर ही हैं। तो जब तक उनके अंडर है आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, उनके साथ ताल्लुकात तो रहने चाहिए। लेकिन जो असल बात है ईरान जैसे एक सक्सेसफुल मॉडल से हम सीख सकते हैं, वो ये है कि अपना इंडिजिनस पोटेंशियल जो है उसको एक्टिवेट किया जाए और उसके ऊपर रिलायबिलिटी ज़्यादा की जाए। इसलिए कि जब आप मैदान में खेलने निकलते हैं तो बेशक आपको जो बाहर तमाशाई बैठे हैं आपके लिए तालियां बजा रहे हों, और बेशक ग्राउंड के अंदर आपकी बहुत सपोर्ट हो, लॉज आपकी फेवर में हो, लेकिन गेम जीतने के लिए आपको खेलना पड़ता है और अपने ज़ोर बाजू पे भरोसा करना पड़ता है। जब आप अपने ज़ोर बाजू पे भरोसा करके खेलते हैं तभी जीत आपका मुकद्दर बनती है। अगर आप खेलेंगे अच्छा नहीं, बेशक बाहर से मिलियंस में लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान में देखें, IMF के साथ हम कितने प्रोग्राम्स ले चुके हैं, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी IMF के ऊपर से ख़त्म नहीं हो रही। इसके कंपेयर करें, ईरान में इतनी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने कभी इस तरफ नहीं आए वो, और अपनी मुश्किलात को उन्होंने इंडिजिनस लेवल पे हल करने की कोशिश की है। तो एक तरफ तो हमें ये चाहिए कि जो स्टेट के एक्सपेंडिचर्स हैं उसको बड़ा एक मास्टर प्रोजेक्ट आना चाहिए जिसमें हम उनको कम करें, और दूसरा जो इंटरनल जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। उससे हमारे जो नौजवान हैं इनके अंदर बहुत सलाहियतें हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इनको हम इनकरेज करें तो हम डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज़ करें। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, हमें इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लगानी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो अय्याशी वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस तरह के मास्टर प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें फ़ायदा दे सकते हैं। उसके लिए ईरान बड़ा सक्सेसफुल मॉडल बनकर सामने आया। अभी देखें वेनेजुएला में ईरान का मॉडल वो अपनाए हुए हैं, और ना सिर्फ ये कि बहुत सी मुश्किलात से बाहर निकले हैं, बल्कि अभी सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर ईरान जाकर उनको सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान मेरा ख्याल है किसी चीज़ में कमी नहीं है। पाकिस्तान अगर अपने आप को दुनिया की एक न्यूक्लियर पावर बना सकता है तो कोई मसला नहीं। अगर हम अपने डोमेस्टिक जो पोटेंशियल है उसको एक्टिवेट करें तो हम रीजन की इकोनॉमिक पावर भी बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत दी ईरानी इस्लामी निज़ाम के बारे में, और किस तरह उसने सरवाइव किया, उसका मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तानी जैसे जो ममालिक हैं उन्हें क्या सबक हासिल करना चाहिए। और आपका जो एंड था वो बड़ा पॉजिटिव था। नाज़रीन, हमें समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया बड़ा पोटेंशियल है, 65% यूथ की आबादी है, क्रॉस ब्लडिंग नेशन है, वेरी जीनियस, वेरी टैलेंटेड।
पाकिस्तान के अंदर सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और डॉक्टर साहब का ये जुमला बड़ा अहम है कि अगर आप न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं तो रीजनल पावर आप क्यों नहीं बन सकते, अगर आप न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं तो इकोनॉमिक पावर क्यों नहीं बन सकते, अगर आप रीजनल पावर बन सकते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर को सस्टेन क्यों नहीं कर सकते। क्या आपको भी ईरान की तरह सैंक्शंस की ज़रूरत है और फिर जाके आप एडमिनिस्ट्रेटिव, सोसाइटल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएंगे। मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों के न होने के बावजूद भी ये वक्त आ गया है कि हमें इस पे सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।